हिंदी साहित्य का इतिहास ये सिर्फ कुछ किताबों और लेखकों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये खुद में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और ये कहानी है एक जबरदस्त बौद्धिक टकराव की। एक तरफ थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरी तरफ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन दो दिग्गजों की बहस ने हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि हम हिंदी लिटरेचर को कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे। चलिए एक बहुत ही बेसिक से सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी साहित्य की, लिटरेचर की कहानी आखिर कही कैसे जाती है? ये बस तारीखों और नामों को एक लाइन में लगा देना तो नहीं है, है ना? ये एक नैरेटिव है, एक पूरा का पूरा आख्यान जिसमें हीरो होते हैं, अपने अपने नजरिए होते हैं और व्याख्याएं होती हैं। और कभी कभी तो इतिहास लिखने का तरीका खुद ही एक कहानी बन जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं इस इतिहास के भी इतिहास को। देखिए, किसी भी साहित्य का इतिहास लिखना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। शुरुआत में ग्रियर्सन और के जैसे कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स ने कोशिशें की। उन्होंने बाहर से देखकर हिंदी साहित्य का एक ढांचा बनाने की कोशिश की, लेकिन एक कमी महसूस हो रही थी, एक भारतीय दृष्टिकोण की, एक व्यवस्थित नजरिए की। और बस यहीं पर एंट्री होती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। उन्होंने एक बहुत बड़ा एक स्मारकीय काम अपने हाथ में लिया, हिंदी साहित्य का एक निश्चित, एक तरह से कहें तो साइंटिफिक इतिहास लिखना। ये वो दौर था जब भारत एक राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान कर रहा था, और शुक्ल जी साहित्य के जरिए उसी पहचान को एक व्यवस्थित शक्ल देना चाहते थे। उनका मकसद था कि सारे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी, एक लॉजिकल कहानी बनाई जाए। शुक्ल जी के इस एक वाक्य में आप कह सकते हैं उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। उनका मानना था कि लिटरेचर जो है वो किसी समाज की बदलती हुई सोच, उसकी चित्तवृत्ति का एक रिफ्लेक्शन है, एक प्रतिबिंब। मतलब अगर आपको इतिहास समझना है तो आपको उस समाज की चेतना को समझना होगा, और साहित्य ही तो उसका सबसे बड़ा सबूत है। तो वो काम कैसे करते थे, उनका तरीका क्या था? देखिए, शुक्ल जी एक आर्किटेक्ट की तरह थे, एक ऐसा आर्किटेक्ट जो पूरे हिंदी साहित्य का एक मास्टर ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा हो। उन्होंने एक वैज्ञानिक अप्रोच अपनाई। इसका मतलब यह है कि साहित्य सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, उसके पीछे कारण होते हैं, उसका कुछ प्रभाव होता है, कॉज एंड इफेक्ट। इसीलिए उन्होंने टाइमलाइन पर, यानी कालानुक्रम पर, और उसे अलग अलग दौर में बांटने पर बहुत जोर दिया, ताकि एक सिंगल कोहेरेंट, एक राष्ट्रीय कहानी बन सके। लेकिन जैसा कि होता है, हर बड़ी कहानी को, हर बड़े नैरेटिव को एक चुनौती मिलती है, और हिंदी साहित्य के इतिहास में ये चुनौती बनकर आए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनके काम ने शुक्ल जी के मॉडल का एक बहुत ही दमदार विकल्प सामने रखा। उन्हें लगा कि एक बड़ी कहानी बनाने की धुन में कई छोटी छोटी पर बहुत जरूरी कहानियां पीछे छूट रही हैं। अब ये सुनिए, ये लाइन द्विवेदी जी के नजरिए को एकदम साफ कर देती है, और ये शुक्ल जी की सोच से कितनी अलग है ना? उनका पूरा फोकस उन लोक परंपराओं पर था जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता था। वो मानते थे कि साहित्य की असली जिंदा जड़ें तो वही हैं। द्विवेदी जी का नजरिया बिल्कुल अलग था। अगर शुक्ल जी आर्किटेक्ट थे, तो द्विवेदी जी उस साहित्यिक महल की पुरानी मजबूत नींव को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपराएं टूटी नहीं हैं, वो लगातार चलती आ रही हैं। उनके लिए लोक साहित्य, जो आम लोगों का साहित्य था, वो हाशिए पर नहीं था, बल्कि वही तो मेन सोर्स था। इसीलिए उन्होंने समय को सख्त खांचों में बांटने का विरोध किया और एक ज्यादा समावेशी, एक ज्यादा मानवतावादी नजरिया पेश किया। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, वो पॉइंट जहां ये दोनों विचारधाराएं, ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक दौर को लेकर सीधे सीधे टकराते हैं। यहीं पर उनके सैद्धांतिक मतभेद एकदम ठोस शक्ल ले लेते हैं। इस पूरी वैचारिक जंग को समझने के लिए भक्ति आंदोलन से बेहतर कोई केस स्टडी हो ही नहीं सकती। शुक्ल जी का मानना था कि भक्ति आंदोलन जो है वो इस्लामी आक्रमण के बाद जो राजनीतिक निराशा फैली, उसकी एक प्रतिक्रिया थी, एक रिएक्शन था। वहीं द्विवेदी जी का तर्क बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ बाहरी ताकतों का रिएक्शन नहीं था, ये तो भारतीय सोच का एक नेचुरल, सदियों पुराना विकास था जिसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी थीं। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये जो फर्क है ना, ये बहुत गहरा है। देखिए, शुक्ल जी के लिए इतिहास को आगे बढ़ाने वाली चीज थी सामाजिक और राजनीतिक बदलाव, जबकि द्विवेदी जी के लिए वो चीज थी हमारी कभी ना टूटने वाली सांस्कृतिक परंपरा। या फिर कबीर को ही ले लीजिए। शुक्ल जी के लिए कबीर एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, लेकिन थोड़े अलग थलग।
वहीं द्विवेदी जी उन्हें लोक परंपराओं की एक लंबी कड़ी का हिस्सा मानते थे। एक का नैरेटिव एक सिंगल मेन धारा पर फोकस करता है तो दूसरे का कई समानांतर चल रही धाराओं पर। तो आखिर में हुआ क्या? कौन जीता, कौन हारा? देखिए, ये बहस कभी भी जीतने हारने के बारे में थी ही नहीं। इसका असली नतीजा, असली विरासत तो ये थी कि इस पूरी बहस ने हिंदी साहित्य की पढ़ाई को कितना ज्यादा समृद्ध कर दिया, कितना गहरा बना दिया। ये टाइमलाइन हमें बड़े अच्छे से दिखाती है कि ये पूरी बातचीत कैसे आगे बढ़ी। देखिए, 19वीं सदी के अंत में ग्रियर्सन ने एक शुरुआती ढांचा दिया। फिर 1929 में शुक्ल जी आए और उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। फिर 1940 और 50 के दशक में द्विवेदी जी का जवाब आया, जिसने वो उस मॉडल को चुनौती दी, उसे और बड़ा बनाया। और आज का दौर तो इन दोनों विचारधाराओं के बीच जो एक रचनात्मक तनाव है, उसी से मिलकर बना है। और यही सबसे जरूरी बात है। ये जो बहस थी, ये कोई कमी नहीं थी, ये तो एक खूबी बन गई। शुक्ल जी का दिया हुआ ढांचा और द्विवेदी जी की बताई हुई निरंतरता, इन दोनों के बीच के तनाव ने ही हिंदी साहित्य को समझने का एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा गहरा नजरिया दिया। ये तनाव कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हिंदी आलोचना की सबसे बड़ी ताकत बन गया। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये हमें याद दिलाती है कि इतिहास लिखना एक चुनाव करने जैसा है। हम चुनते हैं कि कौन सी कहानी कही जाएगी और कौन सी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे अपने अतीत की वो कौन सी कहानियां हैं, वो कौन सी परंपराएं हैं जो अब भी सुने जाने का इंतजार कर रही हैं।